हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रवीण गुप्ता पीजी सर। और आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ आईआईटी मेंस जो 2025 अप्रैल में था, उसका 4 अप्रैल का टेस्ट पेपर शिफ्ट 1 का फिजिक्स का। राइट, पहला क्वेश्चन अपना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से है। सेपरेशन 0.2 mm दे रखा है एंड स्लिट सेपरेशन यहाँ पर ये 0.4 mm है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 0.4 mm है। तो बेसिकली फ्रिंज विड्थ अपना फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ये होता है और इसमें स्मॉल डी जो है स्लिट के बीच का सेपरेशन है और केवल यही चेंज हो रहा है। तो स्मॉल डी जो है इसके रेसिप्रोकल है फ्रिंज विड्थ, और स्मॉल डी 0.2 से हमने 0.4 mm किया है तो डबल किया है। और अगर हम स्मॉल डी को डबल करेंगे तो फ्रिंज विड्थ हाफ हो जाएगी, और हाफ का मतलब है 50% डिक्रीज होना। तो परसेंटेज चेंज पूछा था 50%, तो अपना आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायमेंशन है उनका रेशियो बताना है। तो डायमेंशन का रेशियो निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है। हमें इन दोनों का रेशियो है वो डायमेंशन का रेशियो निकालना है। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो E बाई बी बचेगा। बस इन दोनों को डिवाइड करने पर E अपॉन बी बचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन का रेशियो हमें निकालना है। तो हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक फॉर्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर C इंटू मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ से E बाई बी को हम लाइट की स्पीड के बराबर C के बराबर लिख सकते हैं। अब जो C है वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन होती है L(t-1), इसकी डायमेंशन होती है L(t-1), और मुझे यहां इसकी डायमेंशन इसके बराबर दे रखी है, तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं। अब मैंने इसको इक्वल करके कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर में हमें Q एंड R की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, L की पावर Q है और यहां L की पावर 1 है, तो Q बराबर 1 आ गया। एक तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन क्या आ गया, Q बराबर 1, तो Q की जगह तो 1 लिखेंगे। और दूसरा एक्सप्रेशन हमें R निकालना है, R T की पावर है और T की पावर यहाँ -1 है, तो R की वैल्यू -1 आ गई। ये अपना आंसर, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। बस इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब इससे हमारा आंसर क्या आएगा, 1, -1, तो ये फोर्थ आंसर अपना हो गया। इसको टिक कर देंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आसान क्वेश्चन है। नाउ ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। अब देखिए, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है मिरर के सामने 40 सेंटीमीटर पर रखा है। तो कोई चीज़ रखी है तो रियल ऑब्जेक्ट मानेंगे। रियल ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट -40 के बराबर लिया। मैग्निफिकेशन हमें हाफ दे रखा है। नाउ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन F माइनस यू बी होता है ना, फोकल लेंथ की टर्म में। अब यहाँ से U की वैल्यू रखकर हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो इससे फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, और फोकल लेंथ कितनी आ गई, तो हमारे पास आई फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। राइट, अब फोकल लेंथ आने के बाद सेकंड चेंज का है, टू ऑब्टेन एन इमेज विद मैग्निफिकेशन 1/3। अब नया मैग्निफिकेशन 1/3 है, तो हमें ऑब्जेक्ट किसी और लोकेशन पे रखना होगा। तो नया मैग्निफिकेशन 1/3, इसको हम इसी फॉर्मूले से F अपॉन F माइनस यू रखकर नया ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकाल लेंगे। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं 40
40 माइनस यू। अब इससे नया यू हम कैलकुलेट कर लेंगे ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन। तो अब इसको सॉल्व करके ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन निकालते हैं। तो ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन -80 आ रही है, जबकि ओरिजिनल पोजीशन 40 थी। तो हमसे ये पूछा है कि मैग्निफिकेशन को चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस से शिफ्ट करना होगा। तो इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस 40 आ गया। और देखो पहले ऑब्जेक्ट 40 पर था, अब मिरर से ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो ऑब्जेक्ट को हमें अवे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आंसर होगा अवे फ्रॉम द मिरर 40 सेंटीमीटर। फोर्थ आंसर अपना इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। हमारे पास दो इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, 1 और 2। अब देखो इनफाइनाइटली लार्ज शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो दोनों शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा वो इन सारे पॉइंट पर बराबर होगा। और यहाँ बी और ए पर तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो टोटल 0 हो जाएगा शीट के कारण। यहाँ इस बी पॉइंट पर और ए पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 है, दोनों शीट के कारण मिलाकर। तो केवल इस स्पीयर के कारण आएगा। और स्पीयर के ए पॉइंट पास में है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर बी से ज्यादा होगा। एक तो कंक्लूजन हमारा ये निकल गया सबसे इंपॉर्टेंट। ए और बी में ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो फोर्थ आंसर इससे गलत हो गया। और कौन सा गलत हो गया? थर्ड भी गलत हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन हमें डिस्कस करना है। तो देखो सेकंड में सी और डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर दे रखा है, तो ये चेक कर लेते हैं। अब सी और डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे ना, तो देखो डी वाले पॉइंट की डिस्टेंस, हमारे पास डी वाले पॉइंट की डिस्टेंस इस स्फीयर से क्या है, सी और डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, तो दोनों शीटों के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में बराबर आएगा। तो शीट का मामला तो खत्म, शीट के कारण तो बराबर आ रहा है। लेकिन डी पॉइंट स्पीयर के नजदीक है, तो स्पीयर के कारण डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा सी के कंपैरिजन में। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी और सी में इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होगा। अब इससे यहां पर सेकंड ऑप्शन में सी और डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल एक आंसर बचा, और वो ये है सी और डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल है। तो फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा अपना। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये एक सिंगल फॉर्मूले पर क्वेश्चन है। टॉर्क का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला हम ये जानते हैं, एक तो सबसे नॉर्मल आर क्रॉस एफ है ना। टॉर्क का एक फॉर्मूला हम ये जानते हैं, आर क्रॉस एफ। तो इससे ये ई वाला ऑप्शन तो सही हो गया ना। ई में ये दे रखा है। एक हम फोर्स का फॉर्मूला ये जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt। फोर्स का फॉर्मूला ये जानते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये सी ऑप्शन भी अपना सही हो गया। सी ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। अब इसके अलावा देखो ये बी वाला ऑप्शन में अगर इस आर को डिफरेंशिएशन करेंगे, आर पोजीशन वेक्टर में कांस्टेंट मान के चलूंगा, ये डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, तो यही तो सेम फॉर्मूला बन गया। तो ये वाला आंसर भी सही है, बी वाला ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो गया। ठीक है। अब यहां पर ये आर क्रॉस एल लिखा हुआ है, एल का मतलब एंगुलर मोमेंटम है, जबकि एंगुलर मोमेंटम की जगह फोर्स आना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये पहला स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। हमें ये सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, चूज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद आखिरी, ये भी हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, टॉर्क बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलेरेशन। ये टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला आई इनटू अल्फा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ए के अलावा सारे ऑप्शन सही है, ए के अलावा बी सी डी ई। तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मीन फ्री पाथ। देखो मीन फ्री पाथ का मतलब एवरेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन है। तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है और एवरेज स्पीड है। तो अगर हम टाइम इंटरवल निकालें तो टाइम इंटरवल का एक्सप्रेशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज स्पीड। तो लैम्डा मतलब मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड, ये टाइम इंटरवल होता है। अब मुझे निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या हो गया? वी एवरेज अपॉन लैम्डा। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो वी एवरेज
हमें मीन फ्री पाथ तो 3 इंटू ये दे रखा है -7 और स्पीड हमें दे रखी है 600। बस इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 200 इंटू 10 की पावर 7 ये अपना आंसर आ गया। तो 2 इंटू 10 की पावर 9 थर्ड आंसर इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें हमें ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है, राइट। पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी से मोमेंटम निकाल लेंगे। तो इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालता हूं पहले। तो वेलोसिटी कितनी आ रही है वो चेक करते हैं। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी ये हमारे पास वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब इस वेलोसिटी को अगर एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा। और एक्सेलेरेशन किसके इक्वल आ रहा है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करने पर देखो -a ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लेता हूं और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा अंदर ये हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गया। अब इस एक्सेलेरेशन में देखो ये ब्रैकेट में जो टर्म है ना, ये और पोजीशन वेक्टर को a से डिवाइड करने पे सेम आएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है इससे r/a लिख सकते हैं। और एक a कैंसिल होकर ये किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। ये किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर r वेक्टर के बराबर। और इसका मतलब a वेक्टर और r वेक्टर के बीच में सामने माइनस साइन होने का मतलब बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। a वेक्टर एक्सेलेरेशन वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब इसने पूछा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है। तो मैं ये कह सकता हूं फोर्स एंड r वेक्टर के बीच का एंगल 180 होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये हमारे पास यहां से रिजल्ट आ गया। और अपोजिट हमें फोर्स का डायरेक्शन पूछा है, तो फोर्स का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के अपोजिट है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर फर्स्ट आंसर है इसका, नजर आ रहा है। अब देखो वैसे तो सिंगल चॉइस है, अगर फर्स्ट आंसर नजर आ गया तो बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। लेकिन अगर बाकी हमें चेक करने हो तो कैसे करेंगे, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का डायरेक्शन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। और ये यहां से नजर आ रहा है कि यहां से माइनस कॉमन नहीं आ रहा, तो ये जो आर वेक्टर नहीं बनेगा तो वेलोसिटी और आर वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल नहीं है। तो ये सेकंड वाला आंसर गलत हो गया। अब थर्ड वाला आंसर चेक करें, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एल एंड पी। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन एल क्रॉस पी के किस डायरेक्शन में है, तो P तो यहां से आ जाएगा वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करने पर। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देता हूं मैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है आर क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर। अब आर वेक्टर हमें क्वेश्चन में दे रखा है, वेलोसिटी वेक्टर ये, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके एल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम जो है के डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और दोनों वेक्टर आई और जे डायरेक्शन में, तो इसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आएगा। अब एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन में आने के बाद जो भी आए उसको पी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उससे आंसर चेक करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर भी गलत आ रहा है, चेक कर सकते हैं। बट हमने जब पहला आंसर चेक कर ही लिया है, सिंगल चॉइस है, तो हम इसको टिक कर दें, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, अननेसेसरी अपना टाइम खराब नहीं करें। अब फोर्थ ऑप्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एल, ये तो ऐसे ही नजर आ रहा है,
यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करने से एल का डायरेक्शन के कैप में आएगा, और ये हमारा जो फोर्स है, ये फोर्स हमारा एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन आई और जे के डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, तो इसको तो बिना कैलकुलेशन के कह सकते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो, क्लोज ऑर्गन पाइप है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, V/4L। ये क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ये क्लोज ऑर्गन पाइप। मान लेते हैं इसकी लेंथ L है। अब क्वेश्चन में कहा है कि इसका 1/5 पार्ट हमने पानी से फिल कर दिया, तो 1/5 पार्ट अगर पानी से फिल करेंगे वॉल्यूम वाइज, तो लेंथ भी 1/5 टोटल लेंथ का हमने पानी फिल किया है, 1/5 था ना, 1/5 1/5 लेंथ हमने पानी से फिल की है, और स्टैंडिंग वेव जो बनेगी इस एयर कॉलम में बनेगी, तो स्टैंडिंग वेव जिस कॉलम में बन रही है उसकी लेंथ अब बची 4L/5। इतने पार्ट में स्टैंडिंग वेव बनेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो अब नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इनिशियल में फ्रीक्वेंसी ये थी, अब ये फ्रीक्वेंसी लेंथ के रेसिप्रोकल है, और हमने लेंथ पहले से 4/5 टाइम कर दी, तो इसका रेसिप्रोकल नई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो नई फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 5/4L, ये नई फ्रीक्वेंसी हो गई, सॉरी 5/4 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f1। अब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ी ना, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुई ये निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज को कैसे निकालेंगे, मैं यहां से अलग से लिख देता हूं, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। अब F2 अपॉन F1 अपन ने 5/4 निकाल रखा है, बस इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा 25%। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 25% आंसर, थर्ड आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, ये थोड़ा सा 2-3 टॉपिक का मिक्सचर है। पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा। अब देखो ये एक मिरर है, मिरर एक रस्सी से बंधा हुआ है, और ये अभी रेस्ट में पूरा सिस्टम, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, और यहां से मिरर पे लाइट इंसिडेंट हुई है ना, और मिरर पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी E के बराबर है। अब मिरर क्या होता है, एक आइडियल रिफ्लेक्टर है, मतलब जो भी लाइट पड़ेगी 100% लाइट रिफ्लेक्ट होगी। जब किसी सरफेस पर लाइट गिरती है तो इस कारण से इस सरफेस के मोमेंटम में चेंज होता है, और मोमेंटम में चेंज होने के कारण लाइट के गिरने से सरफेस पर फोर्स एग्जर्ट होता है। और फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या था, फोर्स का एक्सप्रेशन, देखो सिंपल तरीका है फोर्स का एक्सप्रेशन निकालने का, मोमेंटम में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, इससे हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंटम में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो अब ठीक है, मोमेंटम में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या, स्मॉल साइज ऑफ मिरर, मिरर दे रखा है, इसका मास दे रखा है, लेंथ दे रखी है बाय थ्रेड ऑफ लेंथ L, स्मॉल एंगल, ठीक है, स्मॉल एंगल थ्रू विच द थ्रेड विल बी डिफ्लेक्टेड व्हेन द शट। अब देखो हम इसको मोमेंटम कंजर्वेशन से कर लेते हैं, फोर्स भी कैलकुलेशन नहीं करते। यहाँ पर ये लाइट गिरी, अब लाइट गिरी तो इसके फोटोन टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगे, तो अगर एक लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी E है, तो इसका मोमेंटम E/c होगा ना, ठीक है। अब मोमेंटम टकराने के पहले इधर था E/c, टकराने के बाद उस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन बदलेगा मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। तो टक्कर से, कॉलिजन से मोमेंटम में चेंज कितना हुआ भाई, ये इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम भी माइनस में इतना है, तो मोमेंटम में चेंज इसका डबल हो गया ना, तो मोमेंटम में चेंज इतना हुआ डबल। और टक्कर के बाद मतलब इस मिरर को ये लाइट टकराएगी तो इसको मोमेंटम ट्रांसमिट करेगी इतना, और ये मोमेंटम हम इसके मास इनटू वेलोसिटी के बराबर लिख सकते हैं,
ठीक है। अब ये मोमेंटम मिलने के बाद ये इधर की तरफ जाएगा और सिंपल पेंडुलम की तरफ ओसिलेट करेगा। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी घटते घटते कहीं जीरो होगी और जहां जीरो होगी वहां मैक्सिमम डिविएशन होगा। ये एंगल थीटा है और यही हमें निकालना है मैक्सिमम थीटा, और थीटा बहुत स्मॉल है। अब इस थीटा को निकालने के लिए एंगुलर एम्पलीट्यूड इसका हमें निकालना है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई कर दें कोलिजन के जस्ट बाद, और इस एक्सट्रीम पोजीशन पर दोनों की एनर्जी को हम इक्वल कर देते हैं। यहां पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और ये सारी यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh के बराबर। तो अब नेक्स्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं। देखो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने की है। अब काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखूंगा, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, और मोमेंटम हमें कितना मिला था, 2e/c। तो यह इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और mgh में अब h क्या होगा उसको समझो। ये हाइट h है। अब h क्या होगी, ये इनिशियल लेंथ तो l है और इसकी ये वर्टिकल हाइट l cos थीटा, l का इधर कंपोनेंट बाद में, ये डिस्टेंस l cos थीटा है। तो कितनी हाइट राइज किया, हाइट बराबर होगा l इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है इसको 1 माइनस cos थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो इसको ये लिखा जा सकता है l इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जानते ही हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला, उससे कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है थीटा बहुत स्मॉल है, और थीटा बहुत स्मॉल होने पर हम जानते हैं साइन थीटा बाई 2 को अप्रोक्सीमेटली थीटा बाई 2 लिख सकता हूं ना। तो यहां साइन स्क्वायर का है तो स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा 2l इंटू थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब ये सारी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखकर हम सॉल्व कर लेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या होगा सॉल्यूशन, फोर ई सी स्क्वायर 2mc स्क्वायर, ये तो इनिशियल काइनेटिक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई mgh, और h हमने ये निकाला है कितना, l थीटा स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, l थीटा स्क्वायर बाई 2, एक 2 कैंसिल होगा। अब इससे हमें ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारा 4 बचा। तो अब थीटा यहां से क्या आ जाएगा, फोर ई स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल m स्क्वायर सी स्क्वायर जी एल, और इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, वो हमारा आंसर होगा। देखें 4 ऑप्शन में क्या किस फॉर्मेट में आंसर दे रखा है। तो देखो यहां पर ये आंसर दे रखा है, एक बार वापस आता हूं, आंसर निकालते हैं हम इसका, सॉरी ठीक है। यहां अब यह है अंडर रूट में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2e तो ऊपर बचेगा, m इंटू सी बाहर, अंडर रूट जी एल, ये अपना आंसर बचा। अब इसको चेक कर लेते हैं अपन ऑप्शन में, 2 ऊपर फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो यह आंसर आ रहा है अपना फर्स्ट, तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब देखिए, टू सिंपल पेंडुलम नेग्लिजिबल मास अंडरगोस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देयर मीन पोजीशन इफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बोथ पेंडुलम आर सेम। देखो हमें बेसिकली क्या दे रखा है, दो पेंडुलम का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है एक पर्टिकुलर पोजीशन में, तो उनके थीटा में क्या रिलेशन होगा वो हमें निकालना है। तो नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जब ये मीन पोजीशन से हल्का सा हमने पेंडुलम को इधर डिस्प्लेस किया, तो mg फोर्स इधर लगेगा,
है ना। अब इस mg का अगर इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो टॉर्क क्या आएगा, mg का इधर कंपोनेंट कॉस वाले की लाइन ऑफ एक्शन तो यहीं से पास हो रही है तो जीरो, साइन थीटा वाले का टॉर्क आएगा तो mg का टोटल टॉर्क यहाँ किसके इक्वल आया, mg साइन थीटा के बराबर। ये टोटल टॉर्क किसके बराबर आया। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हम ये मान के चलेंगे कि θ1 और θ2 बहुत छोटे हैं और थीटा बहुत छोटा होने पर साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, mg इंटू एल लिख देता हूं। अब ये लिखने के बाद टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला होता है I इंटू एल्फा, अभी एक क्वेश्चन में पहले भी आया था, I इंटू एल्फा। I का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकता हूं ml स्क्वायर बाई 3 इंटू एल्फा mgl। अब mgl इंटू थीटा, सॉरी यहाँ थीटा भी आएगा, यहाँ l नहीं आएगा, थीटा आएगा। अब ये एक्सप्रेशन जो आया इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है ये हमें चेक करना है। देखो सॉरी, टॉर्क में ये mg का कंपोनेंट आया mg साइन थीटा, इस तरफ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें समझना कैसे। ये mg साइन थीटा जो टॉर्क आया ना इसके अबाउट निकालूंगा तो इस पेंडुलम की लेंथ से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ लेंथ भी एक्सप्रेशन में आएगी, तो ये लेंथ भी आएगी यहाँ और थीटा भी आएगा, ठीक है, लेंथ और थीटा दोनों आएंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो एक m से m तो कैंसिल हो गया, एक l भी कैंसिल हो गया। अब यहां से अगर आप अल्फा देखो तो अल्फा किस पर डिपेंडेंट आ रहा है, g तो दोनों के लिए सेम है, थीटा अलग है, लेंथ अलग है, तो यहां से अल्फा किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, अल्फा प्रोपोर्शनल आ रहा है थीटा अपॉन एल के। अल्फा प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये तो प्रोपोर्शनिटी का साइन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन का साइन है, तो एल अपॉन थीटा अपॉन एल के प्रोपोर्शनल आ रहा है और अल्फा सेम दे रखा है हमें दोनों का, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थीटा और एल का रेशियो दोनों पेंडुलम के लिए सेम होगा ऐसी पोजीशन पर। तो ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब ये आप चेक कर लें कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है और उसको टिक कर दें, सॉरी। तो अब ये आंसर अपने कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन है, तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडरिंग द बोर रेडियस मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट टू द, अब दोनों की देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, n, और n दोनों एलिमेंट के लिए हमें बराबर दे रखे हैं, n बराबर 5, तो n तो सेम है तो ऑर्बिटल रेडियस z के रेसिप्रोकल हो गई बस। अब मुझे ऑर्बिटल रेडियस का रेशियो निकालना है तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू z2 अपॉन z1 होगा ना। अब पहला एलिमेंट कौन सा है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन लिथियम +2। अब लिथियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3, तो पहला एलिमेंट हमारा लिथियम मतलब 3 है और दूसरा हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, तो Z2 की वैल्यू हम 2 लिखेंगे। अब यहां रखकर सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ गया 2/3, 2/3 देख लो फोर्थ ऑप्शन में, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें हमें एक आरएमएस करंट निकालना है और एक फ्रीक्वेंसी पूछी है क्या होगी। तो देखो यहां जो करंट का एक्सप्रेशन है इसमें ये करंट की पीक वैल्यू है, तो करंट की पीक वैल्यू हमें क्या दे रखी है 100√2, और आरएमएस करंट क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो आरएमएस करंट का आंसर 100 एम्पियर आ गया। अब 100 एम्पियर फोर्थ में नहीं है तो फोर्थ गलत हो गया, और ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ये तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो आंसर ऐसे ही टिक हो गया, फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी अपन फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी पड़ जाती तो कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। यहां हम जानते हैं ये टी का मल्टीपल ओमेगा के बराबर होता है, तो ओमेगा कितना दे रखा है 100 पाई, और ओमेगा का आंसर क्या होता है 2 पाई इंटू एफ, इससे आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का 50 हर्ट्ज। तो अपना सेकंड आंसर सही हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
यह लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बुलन एक्सप्रेशन ये दे रखा है और इससे बताना है कि कैसे ये y जो प्रोडक्ट है, मतलब जो y आउटपुट है ना, कैसे निकाल सकते हैं हम इससे। तो आप देखो, इसको निकालने के लिए मैं थोड़ा सा अलग पेज पे आता हूँ। ये हमें दे रखा है, अब इससे आउटपुट लाना है मुझे, है ना। एक बार चेक कर लेता हूं, यही है ना, यही है, राइट। अब इससे बनाना है, देखो हमारे पास एक तो ये गेट है और ये कौन सा गेट है, तीनों के बीच मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के लिए एंड गेट होता है, ठीक है। लेकिन यहां 3 इनपुट है तो ये एंड गेट बनाऊंगा मैं ऐसे। ये एंड गेट बना दिया। अब ये वाला सिग्नल को मैं ए नाम दे देता हूं और ये सी वाला सिग्नल है ना, और ये सिग्नल बी दे देता हूं। लेकिन बी के ऊपर बाहर लग रही है, इसका मतलब मुझे यहाँ बी के इनपुट में यहाँ एक नॉट गेट बनाना पड़ेगा। ये गेट बन गया। अब यहां से हमारा कुछ आउटपुट आएगा, क्लियर। अब इसके बाद यहां प्लस का साइन है तो मुझे एक और गेट भी चाहिए, तो ये और गेट बना दिया मैंने, और गेट में एक इनपुट तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब और गेट में दूसरा इनपुट ये आएगा और यहां इन दोनों के बीच में इनटू का साइन है, मतलब यहां एक एंड गेट और यूज हो रहा है हमारा, ये एंड गेट बना दो, ठीक है। अब एंड गेट के दो इनपुट है हमारे पास, ए और सी, लेकिन ए और सी के ऊपर नॉट लग रहा है, तो यहां ये एक नॉट गेट, यहां एक ये नॉट गेट, और इसका आउटपुट हम इसमें डाल देंगे तो ये y हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो जो बुलन एक्सप्रेशन दे रखा है उससे हम जो आउटपुट वाला गेट है कुछ इस तरह का बनाएंगे। अब इस आउटपुट वाले गेट में क्या क्या कॉम्बिनेशन है, एक तो ये एंड गेट है, ये एंड गेट कैसा है, 3 इनपुट वाला एंड गेट है, 3 इनपुट एंड गेट, और ये दूसरा एंड गेट है जिसमें 2 इनपुट है और एक ये 2 इनपुट का और गेट है, और टोटल 1 2 3 नॉट गेट है। अब ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन जो है वो यही है, 1 3 इनपुट एंड गेट, क्लियर, और 3 नॉट गेट, क्लियर हो गया। 1 2 इनपुट और गेट था और 1 हमारा 2 इनपुट एंड गेट था, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है उस पर आता हूं मैं। चलो दूसरा देखो, इसका एक और जो पॉसिबल सॉल्यूशन है, अपन ऐसे कर सकते हैं, अब देखो हमारे बुलन थ्योरम क्या होती है, यहां पर दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर देखो हमारे बुलन थ्योरम क्या होती है, a प्लस सी की बार अगर है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, a बार इंटू सी बार। तो यहां जो हमारे क्वेश्चन में ये लिखा है इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख रहा हूं, ये हमारे पास आ गया। अब इससे हम गेट बनाते हैं, ठीक है, इससे हम गेट बनाते हैं, तो दूसरा सॉल्यूशन इसका देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब इससे दूसरा सॉल्यूशन, एक और पेंच ले लेता हूं मैं, इससे दूसरा सॉल्यूशन बनाएंगे। मेरे पास अब गेट किस तरह का है, देखो ये मेरे पास गेट है, तो वापस ये तो एंड गेट बनाऊंगा 3 इनपुट वाला पहले की तरह, ये तो सेम ही डायग्राम हो गया जैसा पहले था, है ना, ये तो पहला वाला, और यहां ये प्लस का साइन है तो और गेट भी आ ही जाएगा ये,
है ना, और गेट में ये एक इनपुट चला ही जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखो ये वाला इनपुट कैसे लाऊंगा, तो इसके बीच में ये कौन सा नॉर गेट है ना, तो मुझे एक नॉर गेट चाहिए या एंड गेट प्लस नॉट गेट चाहिए, तो मैं एंड गेट ले यहाँ पर, सॉरी और गेट है तो और गेट एक और लूंगा, तो ये और गेट ले लेता हूँ एक और, ऐसा और गेट, और गेट के पीछे यहाँ नॉट लगा देता हूँ एक, और इसका आउटपुट ये है और ये हमारा इनपुट ए और सी, ये हो गए। तो यहाँ हमें आउटपुट जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, एक तो एंड गेट है 3 इनपुट का, और दो और ये भी और गेट है, ये भी और गेट है, और हमारे पास 2 नॉट गेट हैं इसमें। अब देखते हैं ऑप्शन में ये है या नहीं है। बी ऑप्शन 3 इनपुट एंड गेट ओके, 1 नॉट गेट, 2 नॉट गेट मैंने बोले हैं, 1 2 इनपुट नॉर, अच्छा ये है, एक मिनट इसको ऐसे समझो भाई, एक तो पॉसिबल आंसर ये है, इसकी जगह मैं यहां पर सीधा एक नॉर गेट लगा सकता हूं ना, इस पूरे की जगह नॉर गेट यूज कर सकता हूं, और प्लस नॉट, ये नॉर गेट है, तो हमारे पास ये एक नॉर गेट हो गया, ठीक है। तो एक नॉर गेट है, एक और गेट है, एक एंड गेट है और एक नॉट गेट है, ये हमारे पास है, और यही बी वाले कॉलम में लिखा हुआ है, तो बी वाला कॉलम हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखो बी वाले ऑप्शन में 1 3 इनपुट एंड गेट, 1 नॉट गेट, 2 इनपुट नॉर गेट और एक और गेट है, तो ये बी ऑप्शन सही हो गया। तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन सी वाला पॉसिबल नहीं हो रहा, उससे ये लॉजिक नहीं बन रहा, तो ए और बी ओनली करेक्ट है, तो अपना 4th आंसर इसका जाएगा। ये मैं कहूंगा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगला 39। अब देखिए इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब ये मान के चलेंगे कि अर्थ की सरफेस से इस बॉडी को प्रोजेक्ट करने के लिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, मतलब अर्थ से एस्केप हो जाए। तो एस्केप कराने के लिए जब इनफाइनाइट पर चली जाती है तो मिनिमम एनर्जी 0 होती है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से मैं यहाँ ग्राउंड पर एनर्जी टोटल 0 कर दूं, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, तो हम टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे करेंगे, आते हैं अब उसको एनर्जी कंजर्वेशन। देखो मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, सॉरी, तो मान लेते हैं अर्थ की सरफेस पर के के बराबर काइनेटिक एनर्जी दी, और अर्थ की सरफेस पर जब वह है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। एक मिनट, कहां से हमने थ्रो किया है काइनेटिक एनर्जी, राइट, अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी यह है। अब ये इनफाइनाइट पर जाएगा तो इनफाइनाइट पर जाकर रुक जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी भी 0। अब इसको सॉल्व करके हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, और G इंटू एम की जगह हम ये लिख सकते हैं GR², बस ये अपना आंसर आ गया। अब ये जो ऑप्शन में दे रखा है क्या, तो ऑप्शन में 1/2 गलत दे रखा है ना, तो 1/2 नहीं आएगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट असर्शन हमारा फॉल्स हो गया, असर्शन हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर मिल गया। अब रीजन देखते हैं। अब देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 0 व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टू इंफिनिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब अर्थ की सरफेस से हम जैसे जैसे वो पार्टिकल दूर जाता जाएगा, अर्थ की सरफेस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी, और जैसे जैसे दूर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, इनफाइनाइट पर 0 होती है। तो इनफाइनाइट पर 0 सबसे बड़ा है ना, तो यही इसने कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी, क्योंकि बाकी सब जगह तो पोटेंशियल एनर्जी 0 से कम नेगेटिव में आएगी, जब इनफाइनाइट पर पहुंचेगा तभी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और वो मैक्सिमम है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है इसका। अब ये देख लो कौन से में आंसर है, तो थर्ड वाला आंसर सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन जो है न्यूटन लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह से।
इस पार्टिकल को दो स्ट्रिंग से हमने बांध रखा है, ये दो स्ट्रिंग से इस तरह से पार्टिकल को बांध रखा है और इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में तो टोटल फोर्स बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ कंपोनेंट करके आंसर निकाल लें, तो या तो कंपोनेंट कर लेते हैं या हम जो है लामीज थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लामीज थ्योरम से सॉल्व करना बता रहा हूँ। लामीज थ्योरम से हम कैसे सॉल्व करेंगे, लामीज थ्योरम तब लगती है जब केवल 3 फोर्सेज एक्ट हों और तीनों का रिजल्टेंट सम 0 हो, उस कंडीशन में हम लामीज थ्योरम लगा सकते हैं। तीनों फोर्स ऊपर लिख लिए, नीचे हम साइन लिख लेते हैं। नाउ अब T1 के नीचे कौन सा एंगल लिखना है, T1 के नीचे जब एंगल लिखेंगे ना तो बाकी जो दो फोर्स है उनके बीच का एंगल लिखेंगे। तो बाकी इन दो फोर्स के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा है 2 है, तो यहाँ 90 प्लस थीटा 2 आ जाएगा। अब T2 के नीचे, T2 के सामने ये दो हैं तो थीटा 1 प्लस 90 होगा। अब साइन के नीचे इस mg के नीचे इसके सामने का इन दोनों के बीच का एंगल वो 180 माइनस ये होगा, तो क्या आएगा पाई थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये एंगल आ गया हमारे पास। अब इनको सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है, तो इसको और सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं T1 ये लिखा जा सकता है। अब इससे लिखकर हमें सॉल्व करना है और हमें एक और रिजल्ट दे रखा है, T1 T2 में रिलेशन भी दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो T1 T2 में क्या रिलेशन दे रखा है, ये दे रखा है T1 इज √3 टाइम्स ऑफ T2। तो समझना अब इसको, ये हमें रिलेशन दे रखा है और अब इन सारी इक्वेशन से हमें तीन वेरिएबल T1 निकालना है, T2 निकालना है, थीटा 1 थीटा 2 निकालना है। तो ये हमारे पास वेरिएबल है। अब देखो यहाँ पर अगर T1 इन दोनों को इक्वल करता हूँ पहले, ठीक है, और T1 की वैल्यू वहाँ से रख रहा हूँ, तो क्या बचेगा इनको सॉल्व करने पर √3 इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा 2 अपॉन कॉस थीटा 1। अब देखो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन कम है, जो चार ऑप्शन में बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो देखना है। तो हम यहाँ से थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू क्या रख सकते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। जैसे मान लो अगर हम जानते हैं ना cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू ये रखो, इनका रेशियो √3 आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि थीटा 2 तो हमारे पास 30 डिग्री आ गया और थीटा 1 60 डिग्री आ गया। तो दो तो आंसर हमारे पास ये चार ऑप्शन में मैच कर ही गए। अब इनकी वैल्यू अगर यहां रखूंगा तो T1 T2 भी आ जाएंगे mg के फंक्शन में। मुझे निकालना क्या है एक बार चेक कर लें, मुझे T2 निकालना है। तो अब T2 निकालेंगे, थीटा 1 थीटा 2 हमारे पास ये आ ही गए और इसमें रखकर सॉल्व कर लेंगे हम। तो अब क्या आ जाएगा T2 की वैल्यू T2 अपॉन इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर रहा हूं, cos थीटा 1 हमारा 60 डिग्री आया है, तो cos 60 इज इक्वल टू mg और ये तो sin 91 हो गया ना, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आया T2 इज इक्वल टू mg/2। ये इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब ये सरफेस टेंशन का टॉपिक का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कंसेप्ट क्या है, ये कैपिलरी ट्यूब को अगर हम किसी लिक्विड में इंसर्ट करते हैं तो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड या तो राइज करता है या फॉल होता है। और कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज तब करता है, अगर राइज करेगा तो मेनिस्कस का शेप जो है कॉन्केव शेप का होगा, मेनिस्कस का शेप कॉन्केव होगा और कॉन्केव शेप होने पर थीटा जो है 90 से कम होता है, थीटा 90 से कम होता है। अगर किसी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड फॉल करता है, डाउन डाला जाता है, तो वो कॉन्वेक्स सरफेस होनी चाहिए मेनिस्कस उसका, और उस कंडीशन में थीटा 90 से ग्रेटर होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट हम जानते हैं। नाउ अब क्वेश्चन क्या है, ये के दे रखा है
दो अलग अलग सेटअप है, एक ए सेटअप एक बी सेटअप, और के का रेशियो हमें ये दे रखा है। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। अब जैसे इसने कहा है ये θ1 θ2 कॉन्टेक्ट एंगल है। अब जैसे पहला ऑप्शन चेक करें, के नेगेटिव है, के नेगेटिव कब आएगा भाई, कॉस थीटा यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज़्यादा होगी तो कॉस थीटा नेगेटिव आएगा ना, और 90 से कम होने पर पॉजिटिव आएगा। मतलब ये कॉन्केव शेप जब है तो थीटा 90 से कम है, तो इस कॉन्केव शेप होने पर कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव। और यहां पर फॉल होने पर मतलब थीटा जब कॉन्वेक्स शेप है, मेनिस्कस का शेप कॉन्वेक्स है, तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी इस केस में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यह है, अगर शेप मेनिस्कस का कॉन्केव है तो कॉस थीटा पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स है तो कॉस थीटा नेगेटिव है। अब देखो यहां मैं इसकी वैल्यू नेगेटिव चाहता हूं। नेगेटिव कब होगी, जब कम से दोनों में से एक सरफेस कॉन्वेक्स हो तो नेगेटिव होगी। के इज नेगेटिव देन ए एंड बी हैव कॉन्केव, ये तो गलत हो गया ना, दोनों कॉन्केव होंगे तो पॉजिटिव आएगा के। तो पहला ऑप्शन हमें क्या बताना है, देन लिक्विड हैज ए कॉन्केव मेनिस्कस एंड लिक्विड बी हैज ए, हाँ, देन लिक्विड ए हैज कॉन्केव एंड लिक्विड बी हैज कॉन्वेक्स। तो इसमें एक कॉन्केव है और एक कॉन्वेक्स है, तो इसमें नेगेटिव आएगा, तो पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। और एक ही सिंगल होता है तो वो आंसर हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने ये के की वैल्यू नेगेटिव तब आएगी जब एक कॉन्वेक्स हो और दूसरा कॉन्केव हो, चाहे कोई भी ए बी में से कोई भी हो सकता है, ऐसा एक ही ऑप्शन है, वो हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, चार्ज निकालना है, करंट दे रखा है, तो चार्ज से तो करंट निकाला जा सकता है ना, क्या फॉर्मूला है, चार्ज बराबर इंटीग्रेशन आई डी टी। बस इससे आसानी से आंसर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो। अब इस क्वांटिटी को मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो क्या होगा, देखो 0.02 तो कांस्टेंट है और t की पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस फिर यहाँ 0.01 कांस्टेंट है और बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन t हो गया। अब इसमें लिमिट रख देंगे, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चार्ज निकाला है, 1 से 2 सेकंड तक, तो 1 से 2 सेकंड तक की लिमिट रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं लिमिट रखने के बाद। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.04 आंसर आ रहा है, तो ये अपना इसका आंसर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए नाउ ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड दिख रहा है। एडर्शन, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखना, समझना इस कंसेप्ट को। हमें क्वेश्चन में कहा है कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई है। लाइट की इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, इस प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी पर इंटू नंबर ऑफ फोटोन पर। फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ फोटोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इस क्वेश्चन में इंटेंसिटी बढ़ाई है, ठीक है, अब इंटेंसिटी बढ़ाई है लेकिन कुछ नहीं दे रखा कि हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है या नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी शुड बी कांस्टेंट। अगर क्योंकि क्या होता है, इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं, अभी कहीं लाइट की रोशनी कम हो रही है तो ज़्यादातर हम ये करते हैं कि 40 वाट का बल्ब है तो उसकी जगह 100 वाट का बल्ब लाएंगे। तो 40 वाट से बल्ब को 100 वाट का चेंज करेंगे तो बल्ब का कलर थोड़ी चेंज होगा, तो फ्रीक्वेंसी वही मान के चलेंगे हम। तो अब मैं ये मान के चलूँगा, क्वेश्चन में दिया नहीं है कि इंटेंसिटी बढ़ाई है एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी तो ये इंटेंसिटी इसके प्रोपोर्शनल होती है, तो यहां से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे जो इंसिडेंट होंगे। और देखो नंबर ऑफ फोटोन बढ़े हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे वो भी बढ़ेंगे और करंट भी बढ़ेगा, सैचुरेशन करंट। तो इससे क्या होगा, करंट विल इंक्रीज,
या नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड जो होंगे वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में क्या कहेंगे, तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या है, ये है। अब फाई तो मेटल का वर्क फंक्शन है, गिवन मेटल के लिए फिक्स होता है, मेटल हम बदल नहीं रहे, और अभी हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया। जब दोनों चीजें चेंज नहीं है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये पहला स्टेटमेंट। अब देखते हैं अपन पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज, तो गलत है ना, ये तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। अब दूसरे पर आते हैं, दूसरा क्या है, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। मैंने बताया ना, अगर इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा ज्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, तो रेट ऑफ एमिशन बढ़ेगा। यहां तक तो स्टेटमेंट सही है। प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, हाँ फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। तो ये स्टेटमेंट परफेक्ट है, करेक्ट है, क्लियर। तो अब हमारा पहला गलत, दूसरा सही, तो फॉल्स, सेकंड सही, तो फर्स्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पर आते हैं, चलिए 44 क्वेश्चन नंबर। अब देखिए इसमें 2 स्मॉल स्पेरिकल बॉल्स है, यहां हमारे पास एक इनफाइनेटली लार्ज शीट है, ये इनफाइनेटली लार्ज शीट है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस शीट के कारण यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना ई के बराबर, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे थीटा एंगल पर हमने ये एक रोड रखी है। अब ये एक रोड जो है एक डाइपोल की तरह काम करेगी, तो डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगाएगा, और वही टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है क्या होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, डाइपोल पर टॉर्क का फॉर्मूला होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा, इसके बराबर। अब यहां डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वैल्यू इंटू उन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन। तो मुझे पॉइंट चार्ज दे रखा है, मास दे रखा है, ये पॉइंट चार्ज दोनों बराबर दे रखे हैं मैग्नीट्यूड में, और क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास आ गया। अब और क्या चीज है, अच्छा ये जो शीट है ना ये नॉन कंडक्टिंग है, अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा की टर्म में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला लग जाएगा। और सिग्मा अपन को दे रखा है या नहीं, ये चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो सिग्मा हमारे पास 100 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। ये तो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, थीटा दे रखा है, बस इसमें वैल्यू रखकर आंसर निकाल लो। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। मैं अगली लाइन में लिख देता हूं, अब बस हमें इसमें वैल्यू रखनी है। मैंने डाइपोल मोमेंट की जगह Q इंटू एल लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये लिख दी, तो P ई साइन थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें कुछ यूनिट कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा, किस किस का यूनिट कन्वर्जन करेंगे, देखो चार्ज को कुलाम में लिखना है, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई होगा, मैग्नीट्यूड लिखेंगे बस। और ये मास, जो मास का कोई रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन में टॉर्क की कैलकुलेशन में, और ये लेंथ है इसको मीटर में कन्वर्ट कर ही लेंगे 0.2 मीटर, और ये जो 100 माइक्रो कुलाम है इसको भी 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुलाम पर मीटर स्क्वायर में लिख लेंगे, बस इससे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और बता दूं, नहीं इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है, आंसर आ रहा है इसमें, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना,
ये एनटीए ना आंसर अभी इसका 4th दे रखा है, मैंने लिख रखा है एनटीए का आंसर 4th है, बट जब हम लोगों ने आंसर इसका निकाला तो ये फर्स्ट आंसर आ रहा है, तो ये आंसर करेक्शन होना चाहिए। हमने बच्चों को बोल दिया है, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी क्रिएट कर दिया है, देखते हैं अब एनटीए क्या रिजल्ट आंसर देता है। तो फर्स्ट आंसर इसका होगा। अब देखो कैसे निकालना है, ये साउंड की वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, साउंड वेव का क्वेश्चन है। साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गामा पी बाई रो होता है। अब तीन अलग अलग गैसेस का कॉम्बिनेशन है और तीनों गैसेस के लिए पी बाई रो की वैल्यू हमें सेम दे रखी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि साउंड की वेलोसिटी गामा के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होगी। अगर गामा आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए जो पहली गैस है ना हीलियम, ये मोनोएटॉमिक गैस है और मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। हीलियम गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3। दूसरी पॉलीएटॉमिक गैस है और नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है मेथेन का, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगी। और जो थर्ड गैस है मोनोएटॉमिक डाइट पॉलीएटॉमिक है लेकिन इसमें लीनियर स्ट्रक्चर है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही होगी, थर्ड की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। अब तीनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम से गामा निकालना हम जानते हैं, तो गामा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 2/f। इससे तीनों का गामा हम अलग अलग निकाल लेंगे। तो पहली का गामा कितना आ रहा है, f की जगह 3 रखूंगा तो 5/3, f की जगह 3 रखा तो यह। अब सेकंड में f की जगह 6 लिखूंगा तो 6 को 2 से कट करूंगा तो 1/3, 1/3 1 में ऐड किया तो 4/3 आया ना, तो सेकंड का गामा आएगा 4/3। सेकंड का गामा हमारे पास 4/3 आ रहा है, तो यहां तक तो आंसर इसमें और इसमें मैच कर रहा है। अब थर्ड वाली गैस का निकालूं, तो थर्ड वाली गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो 4/3 थोड़ी आ सकता है, तो यह आंसर तो वैसे ही गलत हो गया। अब थर्ड के लिए मैं यहां 2/f की जगह 5 लिखूंगा, 5 एलसीएम लूंगा तो 7/5 आ गया, और 7/5 वाला आंसर यह है, इसलिए फर्स्ट आंसर इसका सही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर इस तरह का फ्रेम है और ये राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है, तो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, BVL। ठीक है, ये इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। बी मुझे दे ही रखा है और वेलोसिटी मुझे 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा 0.1। अब अगर लेंथ आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इस शेप का जो फ्रेम है इसकी इक्वलेंट लेंथ हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की ये वाली डिस्टेंस ले सकते हैं बस। अब ये वाली लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है, ये लेंथ क्या होगी इसको निकालने के लिए देखो, ये एंगल अपन को 45 डिग्री दे रखा है, तो ये वाली लेंथ इसका 10 का कंपोनेंट होगी इधर, 10 cos 45 या 10 sin 45, और नीचे वाली भी 10 sin 45, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 10 sin 45 इंटू डबल, ये हमारे पास आ गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो 10√2 आ जाएगा, लेकिन ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 इंटू √2 मीटर आ गई। अब ये सारी वैल्यू उस फॉर्मूले में रख देते हैं। बी की वैल्यू रखता हूं, वेलोसिटी 0.1, लेंथ हमारे पास है 0.1 इंटू √2, तो यह आंसर आया 10⁻⁻2 वोल्ट। अब 10⁻⁻2 वोल्ट और मुझे आंसर मिली वोल्ट में चाहिए, तो 10 आ जाएगा। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर 10 मिली वोल्ट, तो 10 आंसर है, ये इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो अगले क्वेश्चन में यह है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब देखो मैग्निफिकेशन मिरर में -1/3 आ रहा है, 1 से कम आ रहा है मोड में, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के से दूर होगा और इमेज पास होगी। मैं अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ कंसीडर करता हूँ तो इमेज यहाँ कहीं होगी।
भाई जो छोटी बन रही है तो वो मिरर के नज़दीक होगी, और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन मुझे 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ये डिस्टेंस ये मुझे 30 के बराबर दे रखी है। तो इससे मुझे क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है मिरर की। अब मिरर की फोकल लेंथ निकालने के लिए जैसे ऑब्जेक्ट की यहाँ से डिस्टेंस में अगर x कंसीडर करूँ, ये y कंसीडर करूँ, तो मुझे x और y का डिफरेंस 30 दे रखा है ना, एक तो ये, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट भी रियल है, इमेज भी रियल है, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट u क्या लिखूंगा, माइनस का x, v क्या लिखूंगा, माइनस का y, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन -1/3 है और मिरर के लिए v/u भी होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो u इज इक्वल टू 3v आ गया ना। अब u और v की वैल्यू रखूंगा तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 3y आ जाएगा, ठीक है। अब x और y में एक रिलेशन ये है, दूसरा रिलेशन ये है, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की जगह 3y लिखूंगा तो 2y, तो y इज इक्वल टू 15 आ गया और x इज इक्वल टू 45 आ गया। ये हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। नाउ अब मिरर फॉर्मूला यूज करके हम मिरर की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं आसानी से। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, ये मिरर फॉर्मूला है। अब इसमें u और v की वैल्यू रख दो, u का मतलब -x और x 45 है। अब इससे मिरर की फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारे पास 45 आया और ऊपर बचेगा 3 + 1 4 माइनस का, है ना। तो फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, मोड 40/5/4, और हमें आंसर दे रखा है x/4, तो x की वैल्यू क्या आई, 45, तो 45 अपना आंसर है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 कैपेसिटर दे रखे हैं, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच। तो देखो, अगर मैं इसको ए पॉइंट कंसीडर करता हूँ, इसका पोटेंशियल ए मानता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिंग वायर है, तो कनेक्टिंग वायर पे तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, तो ये भी ए पॉइंट होगा। ऐसे ही इसको भी मैं ए पॉइंट कह सकता हूँ। सिमिलरली इसका पोटेंशियल अगर बी कंसीडर करूंगा तो यहाँ का भी बी होगा, और ये भी कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ का भी बी और यहाँ का भी बी। अब अगर आप यहां से देखो तो ये कैपेसिटर सी वाला जो है, इसका एक एंड ये है, दूसरा एंड बी है, तो सी ये वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच जुड़ रहा है, ये भी ए और बी के बीच जुड़ रहा है, और ये भी ए और बी के बीच है, और ये वाला भी ए और बी के बीच है। तो यहाँ पर चारों कैपेसिटर सेम 2 पॉइंट के बीच हैं, तो ये चारों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबको ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, सी इक्विवेलेंट का 4C के बराबर। सी इक्विवेलेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 4C। ठीक है, तो 4C आ गया हमारे पास सी इक्विवेलेंट, और C की वैल्यू हमें 16 दे ही रखी है, 4 × 16 मतलब 64 आंसर। तो 64 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब देखिए, टू स्लैब, ये इलास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, उस पर हम आते हैं। देखिए, हमारा जो है इस क्वेश्चन में, ये जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल की स्क्रीन ये रेक्टेंगुलर है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये साइड और ये साइड स्क्वायर है, और स्क्वायर की लेंथ हमें डी दे रखी है, और इस मोबाइल की जो थिकनेस है ना, वो थिकनेस इसने
थिकनेस को डी के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रखा है, सॉरी स्क्वायर की लेंथ को एल के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। अब ये स्क्वायर शीट हमने ऐसे रखी, इसकी लोअर सरफेस को हमने ग्राउंड से फिक्स कर दिया है, ये ग्राउंड पर फिक्स कर दिया है, ठीक है, ये लेंथ है एल। अब इसकी टॉप सरफेस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं यहां पर एफ। अगर टॉप सरफेस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो नीचे वाली सरफेस को फिक्स कर दिया है तो इसके शेप में इस तरह से चेंज होता है ना, और ये किसी एंगल से डिविएट हो जाती है, यहां पर थीटा एंगल से मान लो, और इसमें हम थीटा एंगल से जो डिविएट होती है, तो अब यहां पर जो स्ट्रेस निकालेंगे, स्ट्रेस सिग्मा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया फॉर्मूला होता है, और एरिया कौन सा लेंगे, ऊपर वाली सरफेस का, ऊपर वाली सरफेस की ये डायमेंशन तो एल है, और अंदर इसकी डेप्थ जो है थिकनेस के बराबर डी के, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू थिकनेस डी के बराबर एरिया होगा। ये स्ट्रेस आ गई, और ये जो थीटा एंगल होता है ना, यही स्ट्रेन कहलाता है। थीटा एंगल को ही हम स्ट्रेन कहते हैं, और एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन जो दे रखा है ये थीटा ही हमें दे रखा है, तो ये थीटा ही स्ट्रेन है। नाउ अब स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बराबर होता है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको नीटा के सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, ये सिग्मा अपॉन थीटा होता है ना फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या है, दोनों शीटों पर जो हमने फोर्स लगाया वो सेम दे रखा है, और दोनों की लेंथ भी सेम दे रखी है, कहीं ये इक्वल साइड है तो लेंथ भी सेम दे रखी है, तो डिफरेंस क्या है, एक तो डी में डिफरेंस है और एक थीटा में डिफरेंस है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई डी इंटू थीटा के। अब इससे हमें रेशियो निकालना है, इसके प्रोपोर्शनल हो गई, इससे आंसर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, नीटा टू ये हो गया। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, देखो d2 अपॉन d1 ये दे रखा है, तो d1 अपॉन d2 1/2 होगा, और ऐसे थीटा 2 भी बड़ा दे रखा है, तो थीटा 1 ये भी 1/2 होगा। तो नीटा जो होगा सेकंड मटेरियल का वो पहले वाले से 1/4 होगा, पहले का नीटा हमें ये दे रखा है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 की पावर 9 आएगा, तो 10 की पावर 9 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, ये अपना आंसर x बराबर 1 होगा इस तरह से। चलिए लास्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें भी है ना, आंसर जो है एंटीना आंसर 4 दिया है, बट 4 भी आंसर हो सकता है, 7/2 भी हो सकता है, आंसर चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी, मैं रीजन उसका समझाता हूं क्यों ऐसा चेंज हुआ, उस पर आते हैं। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, अब देखिए अगर प्योर रोलिंग होती है तो नीचे आने पर जो स्पीड बढ़ती है वो कितनी होती है, उसको हम एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। नीचे आने पर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस mgh होगा, और दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल होगी, तो क्या आएगा, हाफ mv² इंटू 1 + k² अपॉन r², ये होगा। अब ये एनर्जी कंजर्वेशन से इक्वेशन आ गई, ठीक है। नाउ हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr² होता है ना, k का मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, तो वहां इसका रेशियो 1 होगा रिंग के लिए, तो रिंग के लिए 1/2 लिख देंगे, राइट। और सॉलिड स्फीयर के लिए रेशियो 2/5 होता है। तो अब बाकी सब चीजें तो इसमें सेम है ही, इन दोनों इक्वेशन में ये रखकर हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, तो हम दोनों को डिवाइड कर दें। तो चलो अब मैं देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं बेसिक, और ये टर्म तो दोनों में बराबर है ही ना mgh, तो मैं दोनों में ये वाली टर्म बराबर कर देता हूं रिंग और सॉलिड स्फीयर के लिए, तो ये दोनों टर्म बराबर करूंगा तो m/2 भी कैंसिल होगा, तो क्या आएगा, v1 का स्क्वायर 1 + 1 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर 1 + 2/5, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बचेगा। अब इससे मुझे आंसर सॉल्व करना है, तो v1 अपॉन v2 इससे कितना आ गया, √, ये हमारे पास आ गया,
मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, एक बार चेक कर लेते हैं। 7/5 और ये 2 नीचे आएगा 7/10। कुछ गड़बड़ है क्या? सॉलिड स्फीयर है, एक सर्कुलर रिंग और एक सॉलिड स्फीयर है। तो सर्कुलर रिंग ठीक है, ये आ रहा है V1/V2 का रेशियो, ये आ रहा है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? x/5। अब अगर इसको कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू 7/2 आ गई ना, तो x बराबर हमारे पास क्या आया? 7/2। ये आंसर होना चाहिए। अब 7/2 लिखें या 3.5 लिखें, ठीक है। अब लेकिन हम जानते हैं इंटीजर वाले में जो ओमार शीट में आप भरते हो उसमें 3.5 को फिल करने की कोई रास्ता ही नहीं होता। तो अब 3.5 आंसर है, या तो एनटीए इस क्वेश्चन को बोनस करे, या फिर एनटीए ये कहे आंसर की ये भी एक प्रोबेबिलिटी है कि भाई 3.5 नहीं भर सकते, तो हम नियरेस्ट इंटीजर में आंसर दें। अब अगर इसके नियरेस्ट इंटीजर जाएंगे, इसको हम राउंड ऑफ करते हैं, तो आखिरी नंबर जो 5 है, 5 होने पर इसके प्रीवियस नंबर को चेक करते हैं ना। अगर ये ओड होता है तो इसमें एक नंबर इंक्रीज हो जाता है, इवन होता है तो कोई चेंज नहीं होता। तो इसके पहले का नंबर 3 ओड है, तो इसमें एक नंबर ऐड होगा, तो 3.5 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4। तो 4 आंसर इसलिए एनटीए ने दिया है, बट कैलकुलेशन से आंसर हमारा 7/2 आ रहा है। तो मे भी चांसेज है कि ये 4 आंसर एनटीए रखे, इसको ये कह नहीं सकते, किस्मत है। ओके देन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।